नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इन्वेंट्री की लास्ट क्लास है और इस टॉपिक को हम आज इंशाल्लाह आसानी से वाइंड अप भी करेंगे। और प्लान तो मेरा ये है कि क्योंकि आज आखिरी वीक का दिन है, सैटरडे वीकेंड होता है, तो कोशिश यही है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है ना वो कमिंग वीक में स्टार्ट किए जाए। प्लान ये है कि बैक टू बैक 3 चैप्टर पढ़ाएं, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर अभी पोर्टल हमारा चलता है तो मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूं इन तीनों टॉपिक्स के एमटीक्यूज की, ताकि वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाए। मेरा ख्याल है मैंने वो जो ट्रायल बैलेंस का एमटीक्यू सॉल्व किया था वो भी रिकॉर्डिंग में आया है कहीं ना कहीं। ठीक है, सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ। इन्वेंट्री जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था मेजर हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे या मेजर जो हमने डिस्कस करना है वो ये है, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। असल में क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, ये एक कट ऑफ डेट की इन्वेंट्री है। कल हमने देखा ये सवाल, बल्कि मैं आपके सामने रखता हूं, दिस वन मुबश्शिर, इसकी कट ऑफ 1 महीने बाद नहीं आई थी, इसकी कट ऑफ 6 महीने बाद, कट ऑफ साल के बाद भी आ सकता है। नॉर्मली जो हमने सवाल देखे ज्यादातर उसकी कट ऑफ मंथ के एंड पे आ रही है। मंथ के एंड पे हम जो है ना वो अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं कि सपोज करें ये आपका एक इन्वेंट्री रूम है और ये सारी क्या पड़ी गई यहाँ पे इन्वेंट्री, और ये आज वैसे भी कट ऑफ डेट आ गई, आज 30 अक्टूबर है। नो डाउट कि कल लास्ट डे, लेकिन टुमारो इज अ हॉलीडे, संडे तो सब जगह ही ऑफ होता है। तो आज हमारी कट ऑफ डेट है। आज हमने देखना है यार ये जितनी भी इन्वेंट्री यहाँ नजर आ रही है इन सबकी क्या वैल्यू है, इन सबकी क्या कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, गुड्स भी कहते हैं, बताया था मैंने सारी बात। तो इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 2 सिस्टम, perpetual, periodic. Under perpetual how many methods are there? 2. कौन कौन से? Same like perpetual, under periodic we have again 2 methods, FIFO and, मैंने अली बाबा के सवाल को, बल्कि रिक्वायरमेंट भी थी, परपिचुअल फीफो से भी सॉल्व किया था, परपिचुअल वैक्स से भी। फिर अगले दिन नाजिम का सवाल किया था, वैक की रिक्वायरमेंट थी लेकिन मैंने फीफो भी समझा दिया था। फिर कल की और उसी क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी फोकस किया था। कल की क्लास में 3-4 सवाल तो होमवर्क दिए थे, बड़े आसान थे, मुबश्शिर, अल्फा, अम्माद, कलीब, चारों ही मैंने कहा था परपिचुअल, वैक और फीफो से करने। फिर हमने कल की क्लास में खास तौर पे ये सवाल जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मुबश्शिर ट्रेडर्स, इसमें वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पे बात की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड पे बात की, और फिर अगला स्टेप क्या कैलकुलेट करना सीखा था, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये सवाल मैंने सॉल्व किया था, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंडिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से भी किसकी कैलकुलेशन सिखाई, एंडिंग इन्वेंट्री। वो आपको सेल बता देगा, ओपनिंग इन्वेंट्री बता देगा, परचेज बता देगा, लेकिन फिर 3 चीजें क्वेश्चन मार्क आ जाएंगी, एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। एंडिंग इन्वेंट्री पता चल जाए तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, सेल मौजूद हो तो क्या आ जाएगा, लेकिन हम रिवर्स आ रहे थे, क्यों, उसने आपको किसकी परसेंटेज दी, सेल पे लगाई आपने परसेंटेज, 8 लाख पे 25%, 2 लाख रुपए की ग्रॉस प्रॉफिट। सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
बार बार मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितने हिस्सों पे डिवाइड हो जाता है? कुछ, सुभान अल्लाह, और कुछ। अगर आपको ये पता चल जाए कितना बिक गया तो डिफरेंस से बच गया, या आपको ये पता चल जाए कितना बच गया तो डिफरेंस से पता चल जाएगा कितना, सुभान अल्लाह। ये इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मैंने कल एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया था आखिर में जाते हुए। ये असल में कॉन्सेप्ट जो है ना आपका एमसीक्यूज में डिस्कस होगा, लेकिन जब आप इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ेंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा डिस्कस, वहां ये बहुत ज्यादा एग्जामिन होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। दिस इज नॉन एज इन्वेंट्री रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इन्वेंट्री रिकॉग्निशन एज पर, वेरी गुड, एज पर IS2 के मुताबिक इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करने का तरीका, देखिए कॉस्ट तो मौजूद होती है आपके पास, ये इन्वेंट्री आधा मौजूद, कुल्लू मौजूद, और मोबाइल दिखाइएगा, ये मोबाइल है ना, ठीक है, ये है इन्वेंट्री, सही है। सपोज करें मैं मोबाइल बेचता हूँ तो ये मोबाइल मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेंट्री। ये मोबाइल जो है बेसिकली मेरे पास इन्वेंट्री पे है तो इसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट है ना, ये फ्री में तो नहीं लिया भाई। ये मैंने सपोज करें कि 20,000 का लिए, सही, 20,000 का लिए, ठीक है, कितने गए, अच्छा अब मैं क्या 18,000 का बेचता हूँ, 22,000 23,000 मिनिमम में फौरन 22,000 23,000 का बेचते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो IS कहते हैं जो सेलिंग प्राइस है ना वो एक NRV, क्या है वो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आज मैं थोड़ी सी NRV पे फर्दर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। तो व्हाट इज NRV? बिफोर गोइंग मैं यहाँ पे NRV की जो डेफिनेशन है वो पेश कर देता हूँ। मेरे पास हैंड आउट में हाजा मौजूद, जो मैं FSCR में पढ़ाता हूँ, वहाँ चूंकि ये टॉपिक डेप्थ से पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ NRV, ये यहाँ पे आपको नजर आएगी। यस, दिस इज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो NRV है ना जिसको हम कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसकी डेफिनेशन है, मैं एक मिनट स्क्रीन पे कॉपी करता हूँ ताकि इस साइड से ये होगा ना, चलो ओके, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये है डेफिनेशन ऑफ NRV, स्क्रीन पे मैंने पेस्ट की है और आई होप कि हमारे नाज़रीन को नजर आ रही है। नाउ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छा, नाउ व्हाट इज NRV? NRV is the estimated selling price, estimated। अब सपोज करें इस मोबाइल की मेमन भाई ने कहा अगर ये कॉस्ट इसकी 20,000 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितनी बोली आप, 22,000 रुपए। अब कॉस्ट अगर 20,000 है, सेलिंग प्राइस 22,000 रुपए है, विच वन इज लोअर? तो आइए कहता है कॉस्ट पे रख दो, लेकिन खुदा ना खास्ता ये गिर जाता, ठीक है, खुदा ना खास्ता ये, और गिरने के बाद ये डैमेज हो जाता, तो क्या ये 22,000 का बिक सकता था? नहीं बिक सकता। 18 का बिकता, 16 का बिकता, 17 का बिकता, चले मान लेते हैं गिरने के बाद भी 22 का बिक रहा है, लेकिन कैसे? वो मेमन भाई ने मुझे इशारा किया, सर ये 22,000 का बिक सकता है, लेकिन सर मेरा एक दोस्त है वो इसको बिल्कुल ऐसा कर देगा जैसे ये गिरा ही नहीं है, यानी इसके अंदर एक रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी। देखा सर वो रिपेयरिंग कॉस्ट लगेगी 3,000 रुपए, और सर 1,000 रुपए मैं मेहनत करूं, मेरा भी कमीशन है। तो अब मुझे बताएं मेरी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं? 22,000, लेकिन कितने पैसे जा रहे हैं? 4,000। अब देखें इधर देखिएगा, NRV इज द एस्टिमेटेड, वालेकुम अस्सलाम, NRV is the estimated selling price. Am I right? NRV is what? Estimated selling price. अब ये जो मेरे पास एक मोबाइल फोन है राइट नाउ,
मैंने इसकी कॉस्ट क्या एज्यूम की है, कॉस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने कॉस्ट क्या एज्यूम की है, इसकी कॉस्ट है ₹20,000, सही है। हमने एज्यूम किया है एक मोबाइल फोन है हमारे पास राइट नाउ, और ये हमारी इन्वेंट्री है, और इसकी कॉस्ट है 20,000। हमने एज्यूम किया है इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 22,000 रुपए। कितनी है? अब मैं अगर 20 और 22 में कंपैरिजन करता हूं तो विच वन इज लोअर कॉस्ट? तो मुझे आईएस के मुताबिक लोअर पे जाना है, तो किस पे जाना चाहिए? 20 पे। मेरे पास 20 रिकॉर्ड है, 20 पे दिखा दूंगा। लेकिन अभी मैंने आप एक एक्सरसाइज की थी, और उस एक्सरसाइज के नतीजे में ये गिरते गिरते बच गया। अगर ये गिर जाता तो उस कंडीशन में 22 पे फिर नहीं बिकता, 22 पे बिक जाएगा, लेकिन मुझे इनकट करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्या इनकट करनी पड़ेगी? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? इसको दोबारा कंप्लीट गुड्स बनाने के लिए सपोज करें वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी लग रही है, वो पैसे आएंगे या जाएंगे? एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल करने की भी कॉस्ट होती है बाज दफा। फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कॉस्ट ऑफ सेल से क्या मुराद है। ये इतवार बाजार लगता है, ये हैदरी पे लोग गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेचने आते हैं। मेरे एक बड़े खास करीबी हैं, और वो उनका काम यही है माशाल्लाह, मोटरसाइकिल वगैरह का। मोटरसाइकिल मार्केट में उनकी दुकान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन संडे वाले दिन वो इस तरह मार्केट में जाके भी सेल करते। तो मैंने उनसे पूछा, पर मोटरसाइकिल कुछ देना पड़ता है, जाहिर सी बात है, आप एक मार्केट में जा रहे हैं, उस मार्केट की भी आपको क्या देनी पड़ती है? कॉस्ट। मवेशी मंडी में जानवर आता है ना मेरे भाई, उस पर जानवर पे उनको पे करना पड़ता है जानवर मंडी में उतारने के लिए, तो क्या वो भी तो कॉस्ट लग रही है? चलो यहाँ हम किसी मार्केट में नहीं जा रहे, मेमन भाई के थ्रू बिकवा रहे, मेमन भाई को कितना कमीशन दे रहे? 1000 रुपए, सही है। अब 1000 रुपए मेमन भाई का कमीशन, 3000 रुपए सही करने की कॉस्ट, मेरी जेब में 22,000 तो आ रहे हैं, लेकिन कितने जा भी रहे, तो मेरी जेब में नेट कितना आ रहा है? दिस इज नॉन एज एनआरवी। ये एनआरवी का मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दे दिया, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दे दिया, और उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पूरी हो गई। देखिए क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनआरवी? लुक एट दिस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। क्या लिखा है? देखिए वर्ड यूज होता है एस्टिमेटेड, क्योंकि बेचा नहीं है, बेचे एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, व्हाट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? वो जो आपका मोबाइल गिर गया था, गिरने के बाद की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल। अब सपोज कर लेता हूं ये कितनी आ रही है, हाउ मच इज दैट? 18,000। तो अब मुझे बताएं कॉस्ट 20,000 रुपए है, ये 18,000 रुपए, विच वन इज लोअर? तो अब इसको किस पे दिखाऊंगा? एनआरवी पे। एक और कैलकुलेशन भी बन सकती थी, देखिए जरूरी नहीं है कि तीनों ये सारी चीजें एक साथ हो। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो मेमन भाई ने बता दिया कितनी है, 22,000। वो जो मेमन भाई का दोस्त है वो कितने पैसे ले रहा है सही करने के? 3,000 रुपए तो उसको भी देने, सही है। लेकिन मेमन भाई जो है उन्होंने कहा सर आप तो हमारे सर हैं, सर आपसे पैसे क्या करने सर, आपसे तो मैं पैसे नहीं ले सकता। तो मेमन भाई ने कोई कमीशन, होते ना बहुत सारे बच्चे बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, अभी बिल्कुल आज की ताज़ा खबर है, ये कल परसों की बात है। मैं जो रिटर्न अपना एनुअल फाइल करता हूँ, बेसिकली वैसे तो मैं खुद भी कर लूँ, लेकिन क्योंकि मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं हूँ, साल में एक दफ़ा रिटर्न फाइल होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है ना, आप में से भी शायद जब क्वालिफाई हो जाएंगे कंसल्टेंसी की तरफ चले जाएंगे। मेरा एक स्टूडेंट है, मेमन ही है माशाल्लाह, और आईसीएमए का स्टूडेंट है, वो ये कंसल्टेंसी भी करता है, मतलब वो लोगों के रिटर्न भी फाइल करता है। आपको पता होगा लोग रिटर्न फाइल करते हैं, बहुत कॉमन है, और डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका बिजनेस सेटअप है या कितना बड़ा रिटर्न है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो मैं अपना रिटर्न फाइल करवाता हूँ, बेचारा हर दफा उसको बोलता हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं, पैसे नहीं लेता। इस दफा भी ऐसे ही हुआ। इस दफा तो मैंने एक दोस्त के वालिद साहब का रिटर्न फाइल करवाया उससे, उसके तो मैंने उसको पे किए, और जब मैंने उसके पे किए तो फौरन मैंने कहा भाई मेरे पैसे भी बताओ, इस दफा तो आपको लाजमी दूंगा। उसने कहा सर अगर आपने पैसे दिए ना
तो नेक्स्ट टाइम से आपका रिटर्न फाइल नहीं करूंगा। बहरहाल स्टूडेंट्स हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है, हमारे पास ये 19,000 रुपये जो है ना, ये आ गई अब एनआरवी। मेमन भाई ने टीचर का ख्याल किया और मेमन भाई ने कोई कमीशन नहीं लिया। मतलब जरूरी नहीं है, ये भी पॉसिबल है ये मोबाइल आपका यूं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब गिरा नहीं, ठीक है ना। तो ये मोबाइल अभी सही है, असल में मेरा मोबाइल चार्जिंग पे रहेगा। ये मोबाइल जो है ना बिल्कुल सही है और अभी ये गिरा नहीं है, तो इसका मतलब है ये 22,000 का बिक जाएगा। तो इसका मतलब है देयर इज नो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर ये 22,000 में बिक रहा है, इसका मतलब है देयर विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बिक सकता है। कब? जब ये गिरे नहीं। ऑल इज वेल हो, कोई मसला। 22,000 का बिक किया, तो फिर एनआरवी कितनी थी? 22,000। उस वक्त कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या थी? नहीं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 0, मेमन की कॉस्ट 0, कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं थी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये गिर गया, गिरने के बाद 22 का बिकेगा उस कंडीशन में जब इसको सही करवाने की कॉस्ट कितनी लगी थी? वो हमने माइनस की। एक बंदे को कमीशन देना था कितना? 1,000 रुपए, वो माइनस किया तो कितने जेब में आ रहे थे? अब 18 और 20 को कंपेयर करो, विच वन इज लोअर? सही है। और अगर मैं 20 और 22 को कंपेयर करता जब कुछ भी मसला नहीं था, 20,000 पे जाता। अब मैं 20 और 19 को कंपेयर कर रहा हूं, मेमन ने कमीशन छोड़ दी है जी 19,000। दोनों अगर बराबर आ जाए तो फिर तो कुछ भी मसला ही नहीं है, फिर तो ऑल इज वेल। बट पेपर में नॉर्मली आपके लेवल पे अगर ये आया, जिस तरह वो एक सवाल मैंने कहा है कि मॉक में भी है, हो सकता है वो 2 प्रोडक्ट दे देगा और वहां वो ये खेलेगा, क्या करेगा वो? एक की क्या कम कर देगा? कॉस्ट। एक की क्या कम कर देगा? और आपको हो सकता है दोनों की एनआरवी कम कर दे, हो सकता है दोनों की। बस आपको ये पता होना चाहिए इन्वेंट्री का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कल क्या बताया था? लोअर ऑफ कॉस्ट और विच वन इज। मैंने कल भी 2 केस बनाए थे, ये ऊपर मौजूद है। एक में कॉस्ट कम थी, एक में। फिर मैंने एक सवाल भी करवाया था और इस सवाल में हमने देखा था कि मिस्टर शावेज जो है ये कह रहे थे कि भाई मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो। अब इसकी इन्वेंट्री का जो टोटल हम करेंगे, 3 प्रोडक्ट थी, तो क्या तीनों की कॉस्ट का टोटल आंसर दे देंगे? वो तो टोटल हुआ है। क्या एनआरवी को प्लस करेंगे? किस पे जाएंगे? मतलब अगर आप चाहे ना यहाँ पे कॉलम बनाए लोअर, और आपने कहा पहले में लोअर क्या है? 230, दूसरे में लोअर क्या है? 156, तीसरे में लोअर क्या है? यानी 2 में लोअर क्या आ गई? कॉस्ट। और 1 में लोअर क्या आ गई? और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि क्या वजह है कि आपकी कॉस्ट के मुकाबले में एनआरवी लोअर हो जाती है। सो मेनी रीजन आर देयर। आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आउट ऑफ सीजन हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, नेट टू एक्सपायर हो जाती है, मार्केट में उसका ऑल्टरनेटिव आ जाता है, उसका एडवांस वर्जन मार्केट में आ जाता है, तो पुराने मोबाइल की वैल्यू खुद ब खुद ही उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, एनआरवी कम हो जाती है। कितना आ रही है? प्रेस कर दो, ये आपका आंसर है, प्रेस कर दो जी। श्योर? 689,000। ओके, ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अच्छा, मैं एक मिनट देख लूं कोई और सवाल अगर आपको करवाने जैसा है तो। चलिए, छोटा सा ही सवाल है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और बन जाए। एक सवाल आपको और करवा देता हूँ। ये छोटा सा सवाल, ये भी है तो वैसे ऊपर के लेवल का। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, नजर आ रहा है? स्टूडेंट्स इधर देखिएगा प्लीज। यहाँ पर एक और सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अनदर क्वेश्चन इज देयर, और AFP एंड कंपनी
राइट, AFP एंड कंपनी। और इस सवाल में आपको बताया जा रहा है, नजर आ रहा है सबको? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। AFP एंड कंपनी हैज इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर December 31st 2011। कितने प्रोडक्ट्स इनके पास? दो। एक का नाम क्या है और दूसरे का नाम? एक के यूनिट कितने और दूसरे के यूनिट कितने? मटेरियल कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करो तो टोटल कॉस्ट आती है। मटेरियल कॉस्ट, भाई क्या मटेरियल से बैग बन जाएंगे या मटेरियल में प्रोडक्शन होगी? लकड़ी से क्या कोई यूं करते फर्नीचर बन जाता है? लकड़ी मटेरियल है, इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? फिनिश गुड में। तो कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये बताए, आपके पास दो आइटम है, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। नंबर वन इज, आइटम नंबर वन इज SC सूटकेस, नॉट स्टैंडर्ड चार्टर्ड। HB नॉट हबीब बैंक, दिस इज हैंडबैग्स, राइट? ओके, अभी क्वांटिटी छोड़े फिलहाल, ये बताएं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट है इसकी पर यूनिट 165। क्या आप मुझे इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बता सकते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट 18। तो क्या टोटल कॉस्ट बता सकते हैं? ऐसी बात है भाई, मटेरियल में प्लस करूंगा प्रोडक्शन कॉस्ट तो मेरे पास क्या आ जाएगी? अच्छा ये बताओ, ये कितने का बिक सकता है? सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? SP समझते हैं ना, सिंह पुलिस नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। कितनी सेलिंग प्राइस? 184। सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाती है? आपको पता है सेलिंग कॉस्ट किसको बोला था मैंने? व्हाट इज दिस? हाँ, कमीशन। अब सॉरी, कमीशन और कोई भी सेलिंग कॉस्ट हो सकती है। किसी मार्केट में बेचते हैं, उस मार्केट की कॉस्ट, कोई लीगल कॉस्ट। आपको ये सेल करना है, गवर्नमेंट ने कहा इसका एक वो बनेगा एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट बनवाने जाओ, उस पर भी तो कॉस्ट लगती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है ना, ये आधा कितने रुपए? तो आपकी जेब में कितने पैसे आ सकते हैं इसको बेचने से? लेकिन 184 आएंगे तो कितने जाएंगे भी? तो नेट कितना होगा? NRV की 170 इज व्हाट? NRV। अब मुझे बताएं इसकी कॉस्ट कितनी थी? वेरी गुड। अब मुझे बताएं विच वन इज लोअर? सुभान अल्लाह, NRV इज लोअर। तो लोअर किसको सिलेक्ट करूंगा? 183 या 170? उल्लू मालूम। अब आप लोग खुद कैलकुलेशन करवाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हैंडबैग की लिखवाओ, बोलते जाओ, मैं लिखता रहूंगा। बोले, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आगे बोले। सेवेंटी, यानी एक में लोअर क्या आ गई? कॉस्ट। एक में NRV लोअर आई और एक में कॉस्ट लोअर आई। अब मैं यहाँ पे, ताकि ये सर्कल करूं आपको याद रहेगा, एक में लोअर आई थी हमारे पास NRV और एक में लोअर आई हमारे पास कॉस्ट। अब आप देखिए, मैंने लोअर को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो यूनिट्स है ना, सूटकेस के कितने यूनिट है और हैंडबैग के कितने यूनिट है? इनको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताएं? वेरी गुड, 170। और मतलब जिसको हमने मान लिया ना लोअर, वो हमारे लिए एक्चुअल है। और दिस इज 330 जी भाई, इंटू 170 इंटू 70, हाउ मच इज दैट? 76,500 और 23 कुछ है शायद। ओके, 99,600 कितना हो गया? 99,600। आपकी इस सवाल में क्या रिक्वायरमेंट थी, पहले जरा वो देख ले। सवाल की रिक्वायरमेंट थी, स्टेट एट व्हाट अमाउंट, स्टेट एट व्हाट अमाउंट द इन्वेंटरीज विल बी शोन in the financial statement as per the requirement of IS2। IS2 के मुताबिक किस वैल्यू पे इन्वेंट्री जाएगी?
हमने ये नहीं किया कि प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट को प्लस किया, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, मल्टीप्लाई यूनिट से कर दिया आंसर। नहीं, हमने सिर्फ कॉस्ट को नहीं देखा, कॉस्ट के बाद हमने क्या कैलकुलेट की, हमें क्या दी हुई थी सेलिंग प्राइस, हमें क्या दी हुई थी सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस किया और उसमें कंपेयर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया था। हाँ, वहां पे अगर कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होती वो भी माइनस होती, पता है ना, ऊपर मैंने वो डिटेल से बताया भी यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होती तो वो भी माइनस होती, बहरहाल वो नहीं थी, माइनस नहीं की। और कॉस्ट समटाइम डायरेक्ट दी जाती है, समटाइम कॉस्ट की भी कैलकुलेशन करनी पड़ी, विच वन इज लोअर, एक जगह पे 170 183 170 लोअर थी एनआरवी, दूसरी प्रोडक्ट में 73 और 70 लोअर थी कॉस्ट। इज दैट क्लियर। तो ये चीजें आपके लेवल पे मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे लगता है जिस तरह वो मॉक पे एक सवाल है ना, आपके लेवल पे इस तरह आ सकता है, डायरेक्ट आपको ये दोनों वैल्यूज दे देंगे, दोनों प्रोडक्ट की क्या दे देंगे, एनआरवी, दोनों की क्या दे देंगे, आपको बताएंगे बताओ ये किस पे जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों में से क्या है जो लोअर, हो सकता है एक ही प्रोडक्ट हो। तो ये छोटा सा एमसीक्यू बिल्कुल आएगा, आ सकता है, आना भी चाहिए, ये चीजें एग्जामिनर एग्जामिन करता है, तो ये कॉन्सेप्ट देना जरूरी था। आज मैंने एनआरवी को कॉम्प्रिहेंसिवली अल्हम्दुलिल्लाह आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं इस टॉपिक के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊंगा, और जो आखिरी कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो है परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस। मतलब मैंने आपको एज सच अभी डिफरेंस मतलब इन डिस्कशन में नहीं बताया, ये तो बता दिया दो सिस्टम है, फीफो समझा दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, समझ में आ रहा है, एवरेज समझा दिया, हम उसको फर्स्ट इन पे नहीं जा रहे बल्कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एवरेज पे जा रहे हैं। लेकिन क्या हमने परपेचुअल पीरियोडिक का डिफरेंस देखा, नहीं। मैं इस पे 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा और उसके थ्रू परपेचुअल और पीरियोडिक का क्या एक्सप्लेन करूंगा, डिफरेंस। आप लोगों ने थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करनी है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक। डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक, ये जो परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस है ये हमने डिस्कस करना है। और ऑलमोस्ट हमने परपेचुअल, पीरियोडिक, फीफो, एवरेज से इन्वेंटरी की कैलकुलेशन सीख ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट सीख लिया। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है, सेल निकाल लो, बाद दफा सेल वन शॉट होती है, बाद दफा सेल अलग अलग होती है, तो सारी अलग अलग सेल के यूनिट को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, टोटल सेल आ जाती है। सेल में से क्या माइनस करें, कॉस्ट ऑफ, तो क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। कल जीप की मेथड देख लिया, कल एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी, और आज उसको फर्दर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक। मैं यहां पे कुछ है ना कंपैरिजन करूंगा डिफरेंट तरीके से, आप लोगों ने बस फोकस करना है समझने पे। मैं कुछ चीजें लिखूंगा और आपसे कमेंट लूंगा कि क्या होना चाहिए, लिखूंगा नहीं बल्कि जर्नली आपसे वैसे ही ट्रांजेक्शन रखूंगा और आपसे आंसर चाहूंगा, ठीक है। मेमन भाई ये ट्रांजेक्शन आपसे पूछ रहा हूं, यू मेमन भाई ये बताएं कि एक ट्रांजेक्शन है परचेस गुड्स ऑन कैश ऑन क्रेडिट, उसका मसला नहीं है, बहरहाल ऑन कैश कर लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन कैश 1 लाख रुपए, परचेज गुड्स ऑन कैश 1 लाख रुपए। मेमन भाई क्या एंट्री बनाओगे, कॉमर्स वाले हो ना। मेमन भाई ने कहा परचेज डेबिट, आप नॉन कॉमर्स है कॉमर्स है, बगैर कॉमर्स है, अच्छा। तो अब आप ये बताएं कि इन्होंने कहा है परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, सही कहा, आपके ज़हन में कोई और एंट्री नहीं आ रही, आयशा सही बनाइए जी। दूसरे मेमन भाई पाइनो मारो है,
जी कोई और? ये मेरी, अच्छा चले, मैं मेमन भाई की बात को यहाँ लिख देता हूँ। मेमन भाई ने कहा सर परचेसेस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? अगर मैं कहूं कि ये किसी और तरीके से भी रिकॉर्ड हो सकती है, कैसे होगी? इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। वन चेंज नहीं की, सिस्टम चेंज हो गया मेरे भाई। हाजा परपिचुअल जो मैं अब लिख रहा हूं ना एंट्री, ये कौन सा सिस्टम है? और वो जो था ना मेमन भाई ने बताया वो कौन सा था? असल में ये क्या मसला है, माजरा क्या है? देखिए पहले तो एक बात सुन ले, परपिचुअल जो है ना वो ज्यादा टाइम टेकिंग था, अगर आपने नोट किया हो। परपिचुअल में कितना वो कॉम्प्रिहेंसिव मैंने वो टेबल बनाया था, चाहे फीफो था चाहे बैक था। पीरियोडिक मैंने यूं किया था 5 मिनट में, ऐसे ही था फीफो भी और एवरेज भी। अब जब हम एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं ना, हम कहते हैं ये परचेजेज है। परचेज की नेचर क्या है? परचेज की नेचर है एक्सपेंस, लेकिन इन्वेंट्री की नेचर है। अब आप बोलेंगे सर ये तो खुला तजाद है, एक तरफ आप कह रहे हैं एक्सपेंस, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं एसेट। असल में एक बात जो मैं शायद इस क्लास में भी करी होगी, मेरी आदत है मैं बहुत करता हूँ ये बात बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी चीज इनिशियली आपके पास क्या होती है? एसेट, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम किस पे कन्वर्ट होती है? आप यह सबको छोड़ो, माशाल्लाह आप तो समझदार हो गए हो, मैंने डेप्रिसिएशन बढ़ा दिया। हम लेके आते फर्नीचर डेबिट 1 लाख रुपए, पहले ही साल उस पर 20,000 का क्या रिकॉर्ड करते थे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। उसकी वैल्यू हो जाती है 80,000, फिर हो जाती है 60,000, फिर हो जाती है, फिर हो जाती है आखिर में 0। तो वो एसेट, अब ये एसेट था, खुदा ना खास्ता गिर जाता, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक्सपेंस पे। ये लैपटॉप है, इससे मैंने अक्सर कहता हूँ पुराना लैपटॉप में एक दफा लाया भी हूँ आपकी क्लास में, वो एसेट तो है लेकिन मेरा अच्छा खासा वो डेप्रिशिएट, फुल्ली ऑलमोस्ट डेप्रिशिएटेड है, तो वो तकरीबन किस पे कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस में। ये स्प्लिट है, ये पता नहीं अभी लगा हुआ है, इससे पहले हम यहाँ पता नहीं कितने स्प्लिट देख चुके हैं। इनफैक्ट मैंने शायद उस दिन भी कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, वंस अपॉन अ टाइम जब मैं आया था ICMA में पढ़ने के लिए, आप लोगों की तरह सेमेस्टर 1 था, ये वाली क्लास थी। हमारे वक्तों में क्लास रेयर चेंज होती थी, अभी तो बहुत तब्दीली आ जाती है ना। कल हम एक ही दिन 3 क्लास में घूमे, अगर कुछ लोग जो शुरू से थे, कल मैं इत्तेफाक से 8:30 से ही पहले पहुंच गया था, तो मैं इस रूम में गया पहले, वहां उन्होंने वो चेंज कर दिए केबल, मेरे लैपटॉप में सपोर्ट ही नहीं है HDMI की, वो HDMI लगा दी, VGA लगती है। फिर हम ये इस क्लास में आए तो यहाँ पे काम नहीं, या इन्होंने चेंज करवाई है, कल दूसरी लगी जो काम नहीं कर रही थी। फिर हम ऊपर गए, नॉर्मली हम जब पढ़ते थे ना, एक आपको क्लास दे दी ना बस, थ्रू आउट सेमेस्टर आप इसी क्लास में रहते थे, तो हमने इसी क्लास पे ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर 1 पढ़ा है। तो उस वक्त तो ये स्प्लिट नहीं था, दूसरा था शायद। तो कहने का मकसद है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एसेट किस पे कन्वर्ट होते हैं? मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से आज तक देखूं ना, पता नहीं कितने मोबाइल मैंने चेंज कर लिए, वो एसेट इस्तेमाल होते गए। इवन लास्ट 2-3 तो मेरे ऐसे हुए तो एसेट डेड हो गए, वो घर पे ऐसे ही पड़े हुए, ऐसे ही, मतलब एक दराज में यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरी दराज में वहां पड़ा हुआ है, तीसरा उस दराज में पड़ा हुआ है, ऐसे डेड हो गए, बिल्कुल 0, मतलब उनकी कोई सेल वैल्यू भी नहीं है। तो वो जब मैंने लिए थे तो मेरा एसेट था या नहीं था? लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस पे कन्वर्ट हुए? एक्सपेंस में। तो भाई कुछ लोग इसको शुरू में क्या मानते हैं? एसेट, बाद में किस पे कन्वर्ट करते हैं? उनका काम बढ़ जाता है, तभी तो वो ज्यादा टाइम लगता है उसमें। तो कुछ लोग डायरेक्ट ही क्या मान लेते, भाई अभी एसेट मानोगे, बाद में किस पे कन्वर्ट करना होगा? अब मेमन भाई ना देखो, मेमन भाई वाला टाइम बचाना है सर, इन्होंने डायरेक्ट परचेज डेबिट यानी एक्सपेंस माना, मैंने किस पर डेबिट किया? अब इसमें एक मसला है, मसला बताइए क्या है? देखिए इन्वेंट्री की नेचर एसेट, असल में एक्सपेंस क्यों होता है ये?
बाद में हम सेल करते ना, सेल के अंदर कॉस्ट भी शामिल है, तो हम सेल में से अपना एक्सपेंस माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट। अब जिस बंदे ने एक्सपेंस माना ही नहीं है, जब वो सेल करेगा ना तो वो सेल के साथ साथ कॉस्ट की एंट्री भी बनाएगा। यानी परपेचुअल सिस्टम में सेल करते वक्त कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, 2, और पीरियोडिक में सिर्फ 1। तभी तो वो परपेचुअल में बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सेल ट्रांजेक्शन क्या बोलता था, और एक बार ड्रॉ करता था, खूबसूरत सी लाइन ड्रॉ कर, याद है आपको? तो वो लाइन ड्रॉ करें, बैलेंस करें, ज्यादा पंचायतें किसमें। अब सुने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, देखिए समझाने के लिए। ये कितने यूनिट है, 5। ये तो मेरी प्रोडक्ट है, ये गोल्ड के रिंग है, कितने रिंग है, 5। ये 5 रिंग हम कितने के लेकर आए, 1 लाख के। एक रिंग कितने का हो गया, 20,000 का। अब ये देखो इन्वेंट्री डेबिट हाजा मौजूद, इन्वेंट्री मौजूद, कुल्लू मौजूद ना। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर, 5। परचेज डेबिट, अब जिसने परचेज डेबिट किया ना उसने डायरेक्ट उस इन्वेंट्री को क्या मान लिया, एक्सपेंस। जिसने परचेज डेबिट किया क्या मान लिया, लेकिन जिसने सर ने इसको अगर परपेचुअल एज्यूम किया है तो क्या डेबिट किया, इन्वेंट्री एसेट। अब सपोज करें हमारे शाहनवाज भाई को कितने रिंग चाहिए, 3 रिंग चाहिए, ठीक है भाई। और बात ये है कि आप इनको जो है वो प्लीज साइलेंट भाई, एक अपनी मदर के लिए चाहिए, एक सिस्टर के लिए, ठीक है ना। और अच्छा बहरहाल तो इनको जो है 3 रिंग चाहिए, सही है। अब शाहनवाज भाई आगे, सर वो आपकी इन्वेंट्री जो है वो 3 यूनिट खरीदने। अच्छा जाहिर सी बात है, मैं भी कारोबार कर रहा हूँ, हुसूल है इसके हलाल तो इबादत है। अब ये 3 यूनिट मैंने कितने के खरीदे, नुकसान हो जाएगा भाई, 20,000 का तो एक है, 3 कितने के, उसूल है इसके हलाल तो इबादत है। चलो अपना ही बंदा है, थोड़ा ख्याल कर लेंगे। 70,000 रुपए में 3 दे दिए, बाकी लोगों को हम 90,000 के देते हैं। एक पे कितना प्रॉफिट रखते हैं, इनको हमने 3 के अंदर 10,000 का प्रॉफिट, अपना ही बंदा है, पाइनो माड़ू है, ठीक है, हमने इनको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब इसका मतलब है ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन कैश 70,000 रुपए, सोल्ड गुड्स ऑन कैश 70,000 रुपए। आयशा क्या इनकी बनेगी, सर क्या डेबिट, क्या डेबिट, अच्छा सर क्या डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट, क्या डेबिट। अब ये पॉइंट टू भी नोटेड आने वाला है, बहुत ख्याल करना है आपने। क्या डेबिट 70,000 रुपए, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने। अब इस पे जो मेन बात है ना वो गौर से सुनिएगा, बहुत एहतियात से। देखिए इसमें से कितने यूनिट चले गए, 1 2 3, ये 3 यूनिट मैंने किसको भेज दी, शाहनवाज भाई को। अब मेरी इन्वेंट्री में कितने यूनिट पड़े हुए, 2। पहली बात तो ये सुन ले, हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री खरीदते वक्त परचेज को डेबिट किया जाता है, सॉरी पीरियोडिक सिस्टम में परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते वक्त परचेज के टाइटल को डेबिट किया जाता है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री परचेज करते वक्त कौन सा टाइटल, पहले तो डिफरेंस ये हो गया था। सेल की ट्रांजेक्शन में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, आप वो करूंगा ना, वही तो करना है। अभी को सब नजर आ रहा है, ये सर्टिफाइड मेमन है, पक्का मेमन है, ठीक है। असल में पता है कि मेमन यही सोचता है, यही तो आप लोग मैं अक्सर समझाता हूँ बच्चों को, बोलता हूँ कुछ चीज समझ नहीं है ना, थोड़ा मेमन बन के सोचो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ये मेमन लोग माशाल्लाह ना बड़ा इनका कारोबारी माइंड होता है और होना भी चाहिए। बहरहाल अब इनफैक्ट बात ये है, वैसे भी आपको सेल की ट्रांजेक्शन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा ना भाई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब जो बंदा दूसरा मेमन जो है जिसने डायरेक्ट परचेज पर डेबिट किया था वो तो अपना एक्सपेंस पहले ही बुक कर चुका है, हमने तो एक्सपेंस बुक ही नहीं किया, डायरेक्ट सेल रिकॉर्ड कर दी, तो क्या ये पूरा 70,000 रुपये प्रॉफिट है मेरा,
नहीं, अब सुने, सबसे बड़ा इशू तो ये आएगा, मेरा इन्वेंट्री का लेजर जो है ना, लेजर, वो कौन से सिस्टम में बना हुआ है, परपेचुअल में या पीरियोडिक में? हाँ, इन्वेंट्री का लेजर किस में बना हुआ है? इन्वेंट्री के लेजर का आंसर कितना आ रहा होगा? 1 लाख। अभी आंसर कितना आ रहा है? अच्छा, मैं गया स्टॉक हाउस, मैंने देखा कितने यूनिट पड़े, तो ये क्या हुआ, ये 1 यूनिट पे लिखा हुआ है कोड वर्ड में, मैंने कितने का खरीदा हुआ है? 2 कितने के हो गए? लेजर बोल रहा है कितने का स्टॉक होना चाहिए? मैं बोलूंगा मुझे लग रहा है मेरा स्टाफ जो है ना चोरी कर रहा है, हालांकि मैं अपना रिकॉर्ड सही नहीं कर रहा, वो चोरी नहीं कर रहे हैं भाई, रिकॉर्ड में मसला आ रहा है ना। रिकॉर्ड ये बताएं, जब तक मैंने 1 मिनट शाहनवाज भाई को 3 यूनिट नहीं दिए थे, मेरे पास ये कितने यूनिट पड़े हुए थे? 5, और मेरा लेजर कितना बता रहा था? 1 लाख इन्वेंट्री डेबिट, 5 यूनिट। मैं लेजर में लेकर स्टॉक हाउस गया, 1 2 3 4 5, 1 लाख 20 20 20 20 20, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कितने यूनिट बेच दिए? वो थे 60,000 के, कितने के बेचे? 70,000 के। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, इस पे तो कोई मसला, लेकिन अब परपेचुअल सिस्टम में एक और एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? COGS। व्हाट इज COGS? और वेरी गुड, 60,000। अब ये उस वैल्यू से बनेगी जो मेरी कॉस्ट है, जो मेरा एक्सपेंस है। अब मैं अपने एसेट को कम करके किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं? यानी कितने हजार वाली इन्वेंट्री 70,000 में बेची है। अब मैं देखे, और इस सिस्टम में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, ये वाली एंट्री यहां पर नहीं बनेगी, क्योंकि वहां मैंने क्या इन्वेंट्री को डेबिट किया था, तो मुझे इन्वेंट्री को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तो मैंने इन्वेंट्री को डेबिट किया था, जब तक इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करूंगा मेरा लेजर, मेरा फिजिकल आंसर से मैच। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, अब मुझे बताइए इन्वेंट्री का लेजर क्या बता रहा है? वेरी गुड, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर डेबिट कितने से हुआ था? 1 लाख। क्रेडिट कितने से हो गया? डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो गया, अब डेबिट में कितना पड़ा हुआ है? वेरी गुड, मैं लेजर लेके गया स्टॉक हाउस, 40,000, 1 2 2 यूनिट है, एक पे लिखा हुआ 20, दूसरे पे लिखा हुआ 20, कितने हो गए? ऑल इज वेल। लेकिन अब ये दूसरा डिफरेंस आपके सामने आया है। पहला डिफरेंस एग्जामिनर ये पूछ सकता है एमसीक्यूज में, परचेज गुड्स क्या डबल एंट्री बनेगी परपेचुअल में? नीचे का 3 4 एंट्री बना दी, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट। अब अगर वो क्रेडिट पे तो आप पेबल के ऑप्शन पे जाओ, कैश पे तो, लेकिन आप बोलोगे सर कैश के भी 2 ऑप्शन है। और अब आपको देखना है कि सवाल में सिस्टम कौन सा है, परपेचुअल है तो इन्वेंट्री पे जाओ, पीरियोडिक है तो, अच्छा कुछ लोग इन्वेंट्री के मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लिखते हैं, बात एक ही है, पता है ना? इन्वेंट्री के मतलब क्या लिखते हैं, या खाली मर्चेंडाइज लिखते हैं? मतलब उसके नाम से लिखोगे तो परपेचुअल है, और परचेज के टैक्स से लिखोगे तो पीरियोडिक। अब एक डिफरेंस तो आपको ये समझा दिया, परचेज की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त पीरियोडिक सिस्टम में कौन सा टाइटल डेबिट होता है, और परपेचुअल में? वेरी गुड। सेल की ट्रांजेक्शन करते वक्त पर पीरियोडिक में कितनी ट्रांजेक्शन बनती है? वेरी गुड, पीरियोडिक में, लेकिन परपेचुअल में 1 फॉर सेल, अनदर फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? एक्सपेंस। अब आप देखिए ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट, 70 माइनस 60, 10 का प्रॉफिट। इन्वेंट्री भी सही हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन बनती है, तभी तो हम बार बार, आप मुझे बताओ पीरियोडिक में कोई मैंने इतनी पंचायतें की थी? पीरियोडिक में वो आपको डायरेक्ट सेल दे देता था, भाई पूरे साल में इतने यूनिट बेचे, खत्म। कल मुबशिर क्या बोल रहा था, इतने यूनिट थे इतने बच गए, बस। हमने बोला अच्छा इतने थे इतने बच गए, माइनस करो इतने बिक गए। 35,600 यूनिट थे उसके पास 6 महीने के, 14,600 बच गए थे। हमने कहा माइनस करो कितने बिक गए, उसने बोला हमने बाटा रेट पे बेचे 57 रुपए। वहां टेंशन, वहां पे लमसम बस। लेकिन परपेचुअल में कितनी टेंशन दी? बिफोर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, खूबसूरत सी लाइन, फिर बैलेंस करो कितने थे, कितने बिक गए, कितने बच गए, बार बार हम करते थे। अब लेकिन आपको इसमें ज्यादा परेशान कौन सा मेथड कर रहा है? लेकिन याद रखना परपेचुअल ज्यादा अच्छा मेथड है। उसकी वजह सुने, देखिए वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए, फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू डू समथिंग। मतलब अगर आपको अच्छे सिस्टम पे जाना है, अगर आपको
अच्छे सिस्टम पे जाना टाइम देना पड़ेगा। असल में परपिचुअल में चेक एंड बैलेंस है, पीरियोडिक पे चेक एंड बैलेंस। अब मुझे बताओ पीरियोडिक में मैंने कहीं इन्वेंट्री को डेबिट किया था? नहीं। अब मैं मिसाल लेता हूं, इन दो में से एक यूनिट किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, सही है, गायब हो गया। अब मुझे बताओ मेरे पास पीरियोडिक में कहीं पे इन्वेंट्री डेबिट हुई है? पीरियोडिक में कहीं पे इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है? वहां तो डायरेक्ट सिर्फ क्या डेबिट हुआ है? वो पूरी अमाउंट 1 लाख से। अब मुझे बताओ क्या मैं यहाँ से क्रॉस चेक कर सकता हूँ? नहीं। पीरियोडिक में बताइए क्या होता है, साल के एंड में जाएंगे वेयर हाउस में, अच्छा ये पड़ी भी इन्वेंट्री, बस उसी पे ही मान ले आएंगे, मतलब उसी को मान लेंगे, उसी को, यानी 1 यूनिट पड़ा हुआ तो समझेंगे यही एंडिंग इन्वेंट्री। और उस पर कितने पैसे लिखे हुए? कितने लिखे हुए? हम मान लेंगे यही एंडिंग इन्वेंट्री है। लेकिन अगर मैं कौन सा सिस्टम में होता, अच्छा वहां इन्वेंट्री का लेजर था, लेजर क्या बोल रहा था, वहां गया तो कितने यूनिट पड़े हुए? एक, उस पर क्या कोड वर्ड में लिखा हुआ कितने का ये? अब मुझे लग जाएगा समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, कुछ चोरी हुई है। चोरी कहां पकड़ी जाइए आसानी से? तो वो मेथड थोड़ा डिटेल है ना, वहां कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ रहा है, तो वो कंट्रोल ज्यादा है। कौन से सिस्टम में कंट्रोल ज्यादा है? कौन से सिस्टम में कंट्रोल कम है? सेल के वक्त परपिचुअल में कितनी एंट्री बनती है? 2। नंबर 1 फॉर, नंबर 2 फॉर। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो आपने सेल की थी ना, वही इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देती, पंचायत क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई इन्वेंट्री 70,000 रुपए वाली नहीं बेची है, कितने हजार वाली बेची है? अगर मैं 70,000 इन्वेंट्री क्रेडिट करता वो लेजर ही हिल जाता मेरा सारा। इन्वेंट्री कॉस्ट पे चल रही है, सेल कॉस्ट पे नहीं होती मेरे भाई। हमने कोई सोशल के लिए थोड़ी खोला हुआ है कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे, हम पैसा कमाने बैठे हैं भाई। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ तो हमने ख्याल किया शाहनवाज भाई का 10,000 रुपए कमाए, हम तो ज्यादा कमा लेते मेरे भाई। बात ये है कि इनफैक्ट जो हमारे पास परपिचुअल सिस्टम है वहां पे सेल के वक्त 2 ट्रांजेक्शन, 1 फॉर सेल अनदर फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पीरियोडिक में सिर्फ 1 ट्रांजेक्शन ओनली फॉर सेल, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। एक आखिरी बात बता के अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा इस टॉपिक के हवाले से, और वो बात ये है कि शायद किसी के मन में सवाल आए और आना भी चाहिए कि सर वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या वो कौन सी कंपनीज हैं जो परपिचुअल यूज करें, और वो कौन सी प्रोडक्ट है जिनके लिए हम पीरियोडिक। देखिए जब आपके आइटम ऐसे होना जो आसानी से काउंट कर सकते हैं आप, वहां परपिचुअल बेहतर होता है। क्या बेहतर होता है? देखिए परपिचुअल में हिसाब किताब ज्यादा रखना है ना, कितने आइटम पड़े हुए। अब मैं आपको मिसाल दूं, आप लोग सदर गए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहां बड़ी बड़ी दुकानें होती है, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें होती है, ये भी एक नॉर्मल साइज है, इससे बड़ी भी होती है, इसको डबल कर लो इस क्लासरूम को। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रिज वाले की दुकान पे चले जाओ, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में फ्रिज वाले की दुकान, उसकी दुकान में फ्रिज काउंट करना क्या बहुत मुश्किल काम है? आसानी से काउंट हो सकते हैं। तो वहां पे कौन सा मेथड? यस। अब आप जाओ किसी मेडिकल स्टोर, चाहे इतना बड़ी मेडिकल स्टोर है, इतनी छोटी छोटी मेडिसिन है, इतनी छोटी छोटी पैराडोल, क्या क्या, तो वो एक एक मेडिसिन काउंट कर सकते हो। तो वहां कौन सा सिस्टम बेहतर है? पीरियोडिक। चाहे इन्वेंट्री साइज छोटा है और बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटीज में आ रहा है हिसाब किताब, वहां पे जहाँ काउंटिंग आसान है ना, वहां कौन सा सिस्टम बेहतर है? और जहाँ काउंटिंग मुश्किल है वहां। इज दैट क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर इन्वेंट्री। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैक टू बैक 3 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर किए, जिसमें डेप्रिसिएशन था, उसके बाद हमने पढ़ा बैंक रिकंसिलिएशन, और अभी हमने किया इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और मैं अक्सर क्लास में कहता हूँ, पहले भी मैंने शायद ये बात बोली है, शन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि ये तीनों टॉपिक MTQs में भी वो पूछ रहा होता है, और MTQs कोई 2-4 नंबर का नहीं होता, MTQs 10 मार्क्स का। इसके अलावा इनसे रिलेटेड क्या भी पूछ रहा होता है आपसे, MCQs। तो अब ये प्रैक्टिस सेशन में एक MTQs है डेप्रिसिएशन के टॉपिक का, क्विक में सॉल्व करूंगा। जुलाई 1 2017
बिलाल इंटरप्राइजेस इंपोर्टेड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1.2 million, 12 लाख रुपए। साइट प्रिपरेशन अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। क्या साइट प्रिपरेशन कॉस्ट में ऐड करते हैं या नहीं करते? ओके। एडमिन एंड जर्नल ओवरहेड कॉस्ट, क्या ये ऐड होती है? जर्नल कॉस्ट है ये? नहीं। ये एडमिन ओवरहेड, जर्नल ओवरहेड, जर्नल कॉस्ट का एसेट तो स्पेसिफिक है, उसकी कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। 175,000 वर स्पेंट ऑन इनबाउंड फ्रेट एंड हैंडलिंग, क्या फ्रेट की कॉस्ट ऐड करते हैं? बिल्कुल। कंपनी इनकर्ड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, क्या ऑपरेटिंग लॉस का एसेट की कॉस्ट से कोई ताल्लुक है? नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एस्टिमेटेड टू बी, और सैलरी वैल्यू कितनी है? कंपनी यूजेस हैज द पॉलिसी टू डेप्रिशिएट नॉन करेंट एसेट ऑन सिराते मुस्तकीम बेसिस, स्ट्रेट लाइन। मशीन बेच दी आपने जुलाई 1, 2017 में, कितने की बेच दी? 5 लाख। कितने साल मशीन को रखा? 2 साल। कब ली थी? जुलाई 1, 2017। कब बेची? जुलाई 1, 2000, कितने साल के बाद? अब नीचे कितनी रिक्वायरमेंट है? पहली बात तो सुन ले, पेपर में जब एमसीक्यूज आता है आपको नीचे कुछ लिखने की इजाजत, फॉर्मेट दिया जाता है एंड यू हैव टू गिव द आंसर एज पर गिवन फॉर्मेट। आपको उसी फॉर्मेट पे आंसर देना है, अपनी तरफ से कुछ लिखने की इजाजत नहीं है, आप लिख ही नहीं सकते, फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट। कॉस्ट में बताएं सबसे पहले क्या लूंगा? बुक वैल्यू? नहीं। कैश प्रोसीड? नहीं। नहीं। इनिशियल कॉस्ट 1.2 मिलियन थी, अगर आपको याद हो, 12 लाख रुपए। और दूसरी बात सुन, यहाँ कॉमा नहीं लगाइएगा, कॉमा लगता ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं, राइट, अलाउ नहीं होता पेपर में। कॉस्ट है 12 लाख रुपए। इसके अलावा 2 कॉस्ट और रेलिवेंट थी, साइट प्रिपरेशन थी 175 या 125, 125। ओके, ओके की रिपोर्ट 125, ठीक हो गया। व्हाट अबाउट फ्रेट? 175। एनीथिंग एल्स? नो। और यस, इन सबको प्लस कर दें। जी प्लस करें। 1500,000 एब्सोल्युटली राइट, मतलब 15 लाख रुपए। 1500,000 1.5 मिलियन, ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? आपने क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने साल का? जून 2018 और जून 2000, क्योंकि एसेट कब लिया है? जुलाई 2017। पहला ईयर एंड आएगा जून 2000, दूसरा ईयर एंड आएगा जून 2000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं, फॉर्मूला याद है? हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग सिराते मुस्तकीम मेथड। जरा कैलकुलेटर पे लिखिए कॉस्ट 15 लाख रुपए, ऊपर देखिए सैलरी वैल्यू नजर आ रही है, ऊपर देखिए कितनी है? कॉस्ट में से माइनस करें 265,000 और डिवाइड किससे करेंगे? वेरी गुड, 123,500। ओके, शहादतें मसूल हो रही है 123,500। अब सुने, असल में देखिए एक बात ध्यान में रखें, छोड़ दें अभी आप। अब जो अगली बात कहने जा रहा हूं ना, ये गौर से सुनिएगा। देखिए हम आपको पढ़ाते हैं मैनुअल, पेपर आप देते हैं कंप्यूटर पे, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं होता, प्रेजेंटेशन में डिफरेंट होता है। डिफरेंस किस में होता है? अब जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ना, ये पेपर का फॉर्मेट, ये बच्चों को बाज़ दफा कंफ्यूज कर देता है। एक बच्चा आता है बोलता है सर वो पता नहीं फॉर्मेट समझ नहीं आया। मेरे भाई फॉर्मेट को थोड़ा गौर से देखो। अब इधर देखो आयशा, पहले इधर देख रहे, ये पहला कॉलम क्या दिया हुआ, किस चीज की लाइन है ये? आपने कॉस्ट जो है ना अपनी, कितनी कॉस्ट है आपकी? 15 लाख रुपए ना, 1500,000 और यहाँ पे भी लिख दी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है? 1500,000। अब उसके बाद एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2018 का आपने
1 2 3 500 कैलकुलेट किया। सिराते मुस्तकीम है तो 2019 का भी कितना आएगा? अगर मेथड कोई और होता तो हम वो निकाल के आंसर दे देते। अब एक है एनुअल और एक है एक्यूमुलेटेड, दोनों में फर्क होता है। एनुअल होता है सिर्फ इस साल का, एक्यूमुलेटेड होता है अब तक का। तो पहले साल में तो पहले साल का ही है सिर्फ, कितना एक्यूमुलेटेड होगा? लेकिन क्या 2 साल के बाद एक्यूमुलेटेड 1 2 3 500 है? नहीं, 2,47,000 डबल हो जाएगा ना। 2 लाख 1 2 3 1 2 3 1 246 और 5 प्लस करो 247। अब मुझे बात बताए, इधर देखिए, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो बुक वैल्यू आती है। पहले साल के बाद की बुक वैल्यू बताए। 1 2 ये कौन कितने साल के बाकी बता रहे हैं? ये 2 साल के बाकी बताई थी आपने, बोले कितनी? 1 2 अच्छा 1 2 5 3 ये कितने साल के बाद की है? ये वाली बता रही है 1376। ये कितने साल के बाद की बुक वैल्यू है? आपने 15 लाख में से जब 1,23,500 माइनस किए एक साल के बाद की बुक वैल्यू, लेकिन 15 लाख में से 2,47,000 माइनस किए 2 साल के बाद की बुक वैल्यू। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा अब आ जाए 2 साल के बाद आपकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है 2 साल के बाद? अगर इसको मैं वैल्यूज में पढ़ूंगी तो मोबाइल नंबर लग रहा है, आप ऐसे जिस तरह पढ़ रहे तो हाँ, असल में इसलिए आपको पता चले फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। 12,53,000 ऊपर देखिए बेचा कितने का है 2 साल के बाद? 5 लाख। अब आपको बताना है गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। अब इधर देखिए, आपने बोला कि भाई कैश प्रोसीड, कितनी प्रोसीड आई? 5 लाख। 5 लाख और आपकी बुक वैल्यू क्या थी? बुक वैल्यू एट डिस्पोजल 12,53,000। आपको फायदा हुआ या नुकसान? तो इस पे लिखूंगा नीचे वाले में, ऊपर वाले में कितना? 7,28,000। यहाँ माइनस का साइन नहीं लगता, अलाउ नहीं है, लॉस लिखा है वहां पे, माइनस ब्रैकेट कुछ भी अलाउ नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमें कितने नंबर दे रहे हैं। 10 आउट ऑफ 10 ऊपर देखने नजर आ रहे हैं। लुक एट दिस। अब अगर गलती से मैं ये यहां नहीं लिखता, कहां लिख देता? ये 7,28,000 रुपए का गलती से मैंने क्या लिख दिया? अब ये नंबर काटेगा 1 या 2, 8.5 नंबर। कितने नंबर कट गए आपके? आपने मिस्टेक की। अगर आप उसको जाके सही कर देंगे, मतलब आप बोलेंगे ये जो हमारे पास है 7,28,000 रुपए, ये लॉस नहीं है बल्कि तो गेन नहीं है बल्कि आधा लॉस, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल। 10 आउट ऑफ 10। तो ये हमने कौन से टॉपिक का एमटीक्यूज किया? अब हम यहां से वाइट करेंगे एग्जाम को। मैं अब अगले सवाल की तरफ जाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा हम एमटीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ नईम लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017 रिवील द फॉलोइंग। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है? आपने ये देखिए बैलेंस का कॉलम में कैश बुक का बैलेंस लिख दिया 20,000 पॉजिटिव है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगता, पहले भी मैं आपको बता दूं, वो आपके जहन में होना चाहिए कि माइनस में अगर कोई बैलेंस है, माइनस का साइन अलाउ नहीं होता, ब्रैकेट अलाउ। अब आगे आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है? तो ये 35,000 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेकिन क्या मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा सकता हूँ? क्या ब्रैकेट लगा सकता हूँ? लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आपके जहन में होना चाहिए ये आंसर, ये किसमें है? वेरी गुड, जल्दी से ऊपर आए। A deposit of ₹54,000
was made on March 31, too late to appear in the bank statement. आखिरी दिन जाके जमा करवाया, अनक्लियर चेक। कहां पर ऐड हो चुका होगा, कहां पर ऐड नहीं हुआ होगा? ये देखो, ये बैंक बुक का कॉलम है, बैंक स्टेटमेंट का। इसमें ऐड करना है, क्या बुक में ऐड करना है, क्या बुक से लेस करना है, बैंक बुक में ऐड करना है। कितना, क्या लिखूंगा, टाइटल क्या लिखूंगा? डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। डिपॉजिटेड बट एक ही बात है ना, कुल्लू सेम। डिपॉजिट, भाई जो टाइटल है वही उठाना पड़ेगा। हम अपने से लिख, व्हाट इज दिस, $54,000। हाउ मच? 54 समझते हो? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक कितना है? क्या करना है? लेस फ्रॉम बैंक बुक, लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट या बैंक बुक। बोले अच्छा, मैं बता दूं, ये तो फॉर्मेट है, ये डमी फॉर्मेट है। इन्होंने वर्ड यूज किया बैंक बुक, हालांकि मैंने कहा बैंक बुक किसका ही नाम है, ये इन्होंने वर्ड थोड़ा सा सही यूज नहीं किया। इनको वर्ड क्या यूज करना चाहिए था? हाँ, तो फिलहाल आप लेकिन बैंक बुक को क्या मान रहे हो? बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ये कॉलम बैंक स्टेटमेंट का है। तो ये लेस हो गया यहाँ से। अनप्रेजेंटेड चेक, चलूं आगे। चेक ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब लिखा था, इशू किया। वेरी गुड। ड्रॉन का मतलब कितने का इशू किया? गलती से चार्ज बाय द बैंक, गलती किससे हुई है? मैंने चेक कितने का इशू किया? बैंक को मेरे अकाउंट से कितने माइनस करने चाहिए थे? कितने माइनस कर दिए? क्या करेंगे? किसमें? बैंक में ऐड करेंगे। ओवर स्टेटमेंट इन द अमाउंट बैंक बुक रॉन्ग, ज्यादा माइनस हो गए। कितने ज्यादा माइनस हो गए? ओके, नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, बैंक सर्विस चार्जेस 300 रुपए नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। कैश बुक से क्या कर रहे हो भाई? ये कौन सा बैंक है जो चार्जेस आपको देता है? नेक्स्ट, अ चेक फॉर परचेज ऑफिस सप्लाईज। अ चेक लिखा, क्या परचेज की थी? चेक कितने का था? रिकॉर्डेड बाय द कंपनी, गलती कहां पे हो गई? आपने चेक लिखा, प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा? माइनस कितना करना था, माइनस कितना कर दिया? ज्यादा माइनस हो गया 900 रुपए। 900 रुपए क्या कर लूंगा? ओवर स्टेटमेंट कैश बुक में ज्यादा माइनस हो गए थे, 900। नेक्स्ट, चेक ₹1100, घूमने फिरने के खर्चे, नॉट रिकॉर्डेड बाय द, क्या करूं? चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड, सही है। कितना? नोकिया 1100 1100। ओके, लास्ट आसिफ आ गया भाई, आसिफ आ गया। अ चेक ऑफ आसिफ लिमिटेड 8000 रुपए मार्क NSF नॉट सफिशिएंट फंड। ओहो, आसिफ मैंने चेक दिया था, चेक बाउंस आ गया, रिटर्न हो गया, डिसऑनर, उसके अकाउंट में पैसा। चलो अभी मरतबा मिला, इंशाल्लाह पैसे आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा भाई, 8000 रुपए लेस फ्रॉम डिसऑनर NSF, कितना था? अच्छा, अब जरा जल्दी से ये प्लस माइनस कर दो। एक बात ध्यान में, अब ये देखिए, अगर मैंने भी टोटल नहीं किया ना, उसमें सबमिट करके दिखा रहा हूँ, चेक करना है, मार्क्स कम दिखा। कितने मार्क्स दे रहा है? इसका मतलब हमने सबको सही कैसे बैलेंस करेंगे, इंशाल्लाह मार्क्स आ जाएंगे। अभी इधर आ जाए प्लीज, दिस लुक एट दिस। अब आपने क्या करना है? अच्छा, ये 20,500 प्लस में, ये माइनस पे, और ये ऐड हो रहा है और ये सब लेस, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये लेस। मेमन भाई जल्दी जल्दी हरी अब। कौन सी तरफ चेक कर लिया? क्या बुक में 12,000 और वहां भी 12,000 चेक किया आपने? अच्छा भाई, शहादतें मसूल हो गई है 12,000। इमन भाई 12,000। ओके, इधर देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह 10 आउट ऑफ 10, ठीक है।
तो ये हमने एक और एमसीक्यू सॉल्व किया जो कि था आपके पास कौन सी, बैंक, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने दो मॉक सेशन किए, एक हमने डेप्रिसिएशन का किया और एक हमने बैंक रिकंसिलिएशन का। वैसे तो हमें आज इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी मॉक का प्रैक्टिस क्वेश्चन करना था, लेकिन इस वक्त बेसिकली थोड़ा सा मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो है ना वो एक तो टाइम भी कम रह गया है और अभी वो मॉक सेशन में वो सवाल आ नहीं रहे सामने, क्योंकि जब मॉक सेशन को हम चेंज करते हैं तो क्वेश्चन एमसीक्यूज के चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैंने 6-7 दफा भी आपके सामने किया है, वो सवाल है, एक सवाल बड़ा स्ट्रेट है, फॉर्मेट दिए हुए, और मैंने पढ़ाया जिस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट से वहाँ सॉल्व होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका बना हुआ है वही 2-3 चीजें निकालनी है, एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो कैलकुलेशन आपको आती है, खासतौर पर बशीर वाला सवाल उस टाइप का सवाल है, कोई मसला नहीं है, हम बाद में इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।